हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां पर आप देख सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, सॉल्यूशन टॉपिक का ही था, वो था हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी प्यार थोड़ा देना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत बेसिक लेवल में डिस्कस किया हूँ, बहुत इजी लेवल में डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जरूर उसे प्यार देना और इस वीडियो को भी प्यार देना। क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ सब एनसीईआरटी लेवल की बात कर रहा हूँ। क्या एनसीईआरटी लेवल की बात कर रहा हूँ, तो वहीं से मैं पॉइंट उठाता हूँ और जितना हो सके बेसिक से बेसिक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एनसीईआरटी के जो लाइन्स वगैरह कुछ ऐसा समझ नहीं आता है, तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोज़ को भी फॉलो करते हो तो वहीं से आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पूरी डिटेल वाइज में। और आपको पता है कि नीट के लिए और जेई के लिए और सीबीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। तो आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो मैं वही चीज़ को मैं इस वीडियो में और भी वीडियो लेकर आऊँगा एनसीईआरटी का, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा ऐसे टॉपिक्स है जो आपको समझ में नहीं आता और अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये 11th का हो या 12th का हो, किसी भी केमिस्ट्री का पार्ट्स हो, आपका टॉपिक जो भी चैप्टर हो, जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर एक बार बता देना। ठीक है, मैं आपके तुरंत वीडियो लेकर आऊँगा और आपको पूरे ईजी लेवल ब्रेक डाउन भी करूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम आइडियल सोल्यूशन के बारे में, क्या आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी मैं डिस्कस करूँगा सब एनसीईआरटी के बेसिस पर डिस्कस करूँगा। जो भी एनसीईआरटी में लाइन एग्जैक्ट जो दिया हुआ है उसी के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। तो आप जब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, तो कोशिश करना कि आप सामने अपना एक बुक्स भी खोल के रखना और देखते रहना आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में, ताकि आपको ना समझ में बहुत तेजी से आए। एक बार वीडियो देख लिए ना, 15 से 20 मिनट का वीडियोस होगा, एक बार आप देख लिए ना, दोबारा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे आइडियल सोल्यूशन के बारे में। तो आइडियल सोल्यूशन के हाँ, तो आइडियल सोल्यूशन से आपके दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले हमको बताओ क्या आता है। सिर्फ एक ही लाइन कि आइडियल सोल्यूशन उसको बोलते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, बस एक ही लाइन। मैक्सिमम बच्चे सब सवाल पूछोगे तो आप यही बात बताएंगे, बच्चे लोग क्या बताएंगे कि ओबे रॉल्स लॉ, ऑल कंसंट्रेशन एट ऑल टेम्परेचर। बस सारे बच्चों को यही दिमाग में होता है कि आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो रॉल्स लॉ को फॉलो करती है। लेकिन वो क्यों करती है, किस बेसिस पे करती है, इसका डेप्थ कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज समझ में जो बच्चे समझ लेते हैं तो जैसा भी क्वेश्चन आए सोल्यूशन का, या आइडियल से हो या नॉन आइडियल से हो, वो तुरंत सोल्व कर देता है। यहाँ पर हम उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक में आपको बताता हूँ कि आप एक कंटेनर लो, सिंपल आपको बताता हूँ, एक कंटेनर लो। ठीक है, एक आपने कंटेनर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक सॉल्यूशन ले लिया, मतलब सॉल्वेंट लिया, सिंपल बात, सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, सॉल्वेंट लिया, आपको बेसिक में बताता हूँ, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सॉल्यूट को ऐड किया। अब सॉल्यूट में क्या लोगे बच्चे, सॉल्यूट में आप सॉल्ट ले सकते हो, शुगर ले सकते हो, जो भी सॉल्यूट है वो आप ले सकते हो। सॉल्ट शुगर एग्जांपल मैंने दे दिया। जैसे आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में आप पुट करोगे, जैसे पुट करोगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन तैयार होगा। क्या होगा, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो देखो सॉल्यूट, मैं सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ बेसिक वे में, ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। जो सॉल्यूट है उसको ए सपोज करो, और सॉल्वेंट है उसको बी सपोज करो, ये सिंपल। ताकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे जो होगा सारी कॉन्सेप्ट इसी के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करोगे और ऐड करने के बाद मिक्स करोगे, तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, ए और बी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे और उसके बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर होंगे, ए और ए के हो जाएंगे और बी के हो जाएंगे। सिंपल, यही आइडियल सोल्यूशन का जो मेन बेसिक बात यही है कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट ऐड करते हो, सॉल्यूट में सॉल्वेंट जब ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद सॉल्वेंट मतलब जिसको बी भी सपोज किया है, ठीक है, और सॉल्यूट जिसको ए सपोज किया, आपस में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगती है, और सॉल्वेंट आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगती है। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं ना, तो एक सोल्यूशन बनता है, तो वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब मिक्स करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बराबर होता है किसके, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
ये आइडियल सॉल्यूशन का मेन पार्ट है। जब हम मिक्स करते हैं सॉलिड को सॉल्वेंट में, तो सॉलिड सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो उसके सॉलिड सॉलिड के बराबर होते हैं और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बराबर होते हैं। और जब बराबर हो जाता है मिक्स करने के बाद, तो इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलती है, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलती है। और जब चेंज देखने को नहीं मिलेगी, ना हीट रिलीज होगा ना हीट एब्जॉर्ब होगा। जब हीट रिलीज नहीं होगा और जब हीट रिलीज नहीं होगा और जब हीट एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो फिर क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। तो वहां पर जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो सिंपली जीरो होता है। करोगे तब आइडियल सॉल्यूशन जब मिक्स करते हो, तो मिक्स करने के बाद क्या होता है कि वहां पर कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता। अब क्यों नहीं देखने को मिलता? ये सिंपल, ये इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो सॉलिड सॉल्वेंट का होता है। क्या वो बराबर होता है सॉलिड सॉलिड से, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी इसमें चेंज देखने को नहीं मिलता, ना हीट रिलीज होती है ना हीट एब्जॉर्ब होता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, और उसमें कोई वॉल्यूम में भी चेंज नहीं होता है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो भी जीरो हो जाता है। तो यही मेन कहानी है आइडियल सॉल्यूशन का। मेन कहानी है, जब भी आप सॉलिड को सॉल्वेंट में मिक्स करोगे, तो मिक्स करने के बाद सिंपल जो होता है सॉलिड और सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई चेंज देखने को नहीं मिलती है, कोई बदलाव देखने को नहीं मिलती है, ना हीट रिलीज होती है ना हीट एब्जॉर्ब होता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो जीरो होता है, और वॉल्यूम में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलती, तो वॉल्यूम भी जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर वही मैं अभी जस्ट आपको आगे बताऊंगा क्यों रॉल्स लॉ को फॉलो करती है। अभी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल इन सच सॉल्यूशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इंटरेक्शन जो होता है ए और बी और ए बी के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मींस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड और सॉल्वेंट आर द सेम दोज प्रेजेंट इन द प्योर कंपोनेंट। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब सॉलिड और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे ना, तो मिक्स करने के बाद क्या होता है, जो सॉलिड सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगी वो सॉलिड सॉलिड से सॉल्वेंट सॉल्वेंट से बराबर हो जाती हैं, और यही हमारा आइडियल सॉल्यूशन की बात कहा जाता है। बस यही पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चे कि आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करती क्यों है, आखिर ये क्या रीजन है। अब देखो, कोई भी चीज को ना साइंस है, कोई भी चीज को आप रट्टा मत मारना, याद मत करना, इसके पीछे लॉजिक होता है, उस लॉजिक को पकड़ो, फिर आपको दोबारा भूलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। रट्टा मारोगे तो आज याद आएगी, कल भूल भी सकते हो, लेकिन दिमाग में एक लॉजिक समझ जाओगे ना, तो फिर भूलोगे नहीं। अब देखो रॉल्स लॉ को क्यों फॉलो करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो रॉल्स लॉ को फॉलो करने का जो मेन मकसद है ना, वो सिंपल यही है। मैं फिर आपको कंटेनर बना देता हूँ फिर यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, सिंपल पानी समझो, मीडियम है ना, ठीक है, और यहाँ पर कोई सॉल्यूट है, ठीक है। अब इस सॉल्यूट को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद ए और बी के बीच मिक्स करेंगे, तो ए और बी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप एक तरफ बाइंड कर लेंगे, ठीक है। और बाइंड जब कर लेते हैं, तो जो सॉल्यूट अब देखो, अब इसमें मिक्स करेंगे तो सॉल्यूट भी मिक्स तो होगा, सॉल्यूट भी मिक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। और सॉल्वेंट भी मिक्स होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइन में दे रखा है ए और बी, ए जो है सॉलिड और बी जो है सॉल्वेंट, यही लाइन दे रखा है। तो बहुत बच्चे को समझ ए और बी क्या, यही चीज है, सॉलिड सॉल्वेंट, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब हम सॉलिड और सॉल्वेंट को हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर में, तो उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड का और सॉल्वेंट का बराबर हो जाता है। और बराबर जब होता है तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलती है, और जब चेंज देखने को नहीं मिलती है तो रॉल्स लॉ भी कहता है कि रॉल्स लॉ क्या कहता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, एक्चुअली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं होता है, सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है ना, उसकी वेपर प्रेशर होता है। तो उसका वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, किसका? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि चेंज नहीं होती है। तो सेम कहानी यही है, आपको आइडियल सॉल्यूशन के अंदर में कोई चेंज नहीं होती है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होती है, जिसकी वजह से इसका जो ग्राफ होता है वो एक लीनियर ग्राफ शो करता है, लीनियर एकदम इसी की तरह ग्राफ शो कर, जैसे रॉल्स लॉ शो करता है ना, वैसे ही ये शो करता है। कोई चेंज देखने को जब मिला ही नहीं तो डिविएट होगा नहीं, और जब डिविएट नहीं होगा तो सिंपली इसी पाथ पे फॉलो करता है। और इसी वजह से ये जो पॉइंट मैंने आपको तो ग्राफ बताया, ये रॉल्स लॉ का ग्राफ था। किसका था? रॉल्स लॉ का ग्राफ था। और इसी ग्राफ पे या सिंपली प्रोसीड करता है, इसी ग्राफ पे उसकी पाथ फॉलो कर जाती है इसकी ग्राफ, ठीक है, क्योंकि चेंज हुआ ही नहीं, कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, ना हीट रिलीज हुई ना हीट एब्जॉर्ब हुआ, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं हुई। इसकी वजह से उसका ग्राफ जो होता है वो डिविएट भी नहीं होगा,
जब डिविएट नहीं होगा तो सिंपली आपको रॉड्स लॉ की तरफ ये फॉलो कर जाएगा, इसकी जो ग्राफ होगी वो सिंपल इसी लाइन पे फॉलो कर जाएगी जिस तरह से रॉड्स लॉ बताता है। ओके, इसी वजह से आइडियल सॉल्यूशंस रॉड्स लॉ को ओबे करती है। बस यही बेसिक था, समझ में आ गया? बस यही बेसिक था कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ना हीट रिलीज होती है ना हीट ऑब्जॉर्ब होती है। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि जो सॉलिड सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड का और सॉल्वेंट का बराबर हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाता है, सेम हो जाता है, जिसकी वजह से कोई चेंज देखने को नहीं मिलती है। और उसकी जो ग्राफ होता है एक रॉड्स लॉ को फॉलो करती है, लीनियर ग्राफ रॉड्स लॉ को फॉलो करती है। बस यही चीज समझना था, यही आइडियल सॉल्यूशन का मेन फंडामेंटल पार्ट्स थी। ओके, अब सेम कहानी यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है ये सिंपल बेसिक है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रॉड्स लॉ। बस आइडियल सॉल्यूशन रॉड्स लॉ को फॉलो करती है, बस क्यों करती है मैंने आपको बता दिया। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती मैं भी आपको बता देता हूँ सिंपल वे में। अब फिर से यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लेता हूँ समझाने के लिए कि आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक लिक्विड ले लिया जिसको हम बोलते हैं मीडियम या वाटर, सॉल्वेंट इसमें ले लेते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट है, हम सॉल्यूट को इसमें सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब जैसे इसको हम ऐड करते हैं तो ए और बी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सॉल्यूट को ए बोला और सॉल्वेंट को बी बोला। जैसे इसको हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, ए और बी आपस में अटैच हो जाएंगे, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगेगी। तो ए और बी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ वर्क करेगी वो बराबर नहीं होता है। किसके बराबर नहीं होता है? वो सॉल्यूट के बराबर नहीं होता है और सॉल्वेंट के बराबर नहीं होता है। अगर बराबर होगा तो आइडियल सॉल्यूशन और बराबर नहीं होगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट जब हम ऐड करते हैं तो ए और बी जो होता है ये इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से बराबर नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है, जिसकी वजह से ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। और जब बराबर नहीं होगा तो होगा क्या? अगर जब बराबर नहीं होगा तो फिर होगा क्या? या तो ग्रेटर देन होगा ए और ए से, और या बी बी से, या फिर स्मॉलर देन होगा। दो में से एक ही काम हो सकता है ना। जब बराबर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ग्रेटर देन होगा या तो फिर स्मॉलर देन होगा, यही तो हो सकता है। तो जब ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पर डिविएशन आती है। क्या होती है? डिविएशन। ये तो पॉजिटिव डिविएशन हो सकती है या फिर नेगेटिव डिविएशन हो सकती है। तो जब ग्रेटर देन होगा, ये जब ग्रेटर देन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको नेगेटिव डिविएशन हो जाएगा, ठीक है। और जब स्मॉलर देन हो जाएगा, जब ये स्मॉल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको पॉजिटिव डिविएशन हो जाती है। तो आपको आगे हम बताएंगे, तो सिंपल यही बताया गया था, इन सच सॉल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ए और बी आर नॉट इक्वल दोज बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैंने वही बताया, सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूट का और सॉल्वेंट के इक्वल नहीं होता है। इसी को बोलते हैं रॉड्स लॉ, इसी को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करता, और नहीं करने के वजह यही है क्योंकि बराबर नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। और नहीं इक्वल होगा तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो चेंज होगी ना, ऑफ कोर्स वॉल्यूम चेंज होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डेल्टा एच जो होती है वो क्या होती है, नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी नहीं होता। और वॉल्यूम जो होती है नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको हीट जो है, हीट आपको निकल भी सकती है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, मतलब रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। इसमें वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर में था क्या कि एंथैल्पी और वॉल्यूम दोनों बराबर होता है जीरो का, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर में बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बराबर होता ही नहीं है। इसके वजह से इसमें कुछ चेंज देखने को मिल जाती है। और जब चेंज होगा तो रॉड्स लॉ को फॉलो कर ही नहीं पाएगा। जो ग्राफ था रॉड्स लॉ का ये फॉलो नहीं कर पाएगा, ये ऐसे जाएगा ग्राफ, ये तो नीचे जाएगा ग्राफ। अगर ऊपर जाएगा तो समझ जाओ इसकी वॉल्यूम जो है, वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, और नीचे जाएगा तो इसकी वेपर प्रेशर घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल रही है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो पार्ट आते हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन आता है और एक नेगेटिव डिविएशन आती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करने वाला हूँ यही है कि आइडियल सॉल्यूशन का दो पार्ट आते हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन और एक नेगेटिव डिविएशन। अब यहाँ पर समझते हैं क्या होता है पॉजिटिव डिविएशन। यहाँ पर देखो, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ग्रेटर द एक्सपेक्टेड द रॉड्स लॉ, अगर रॉड्स लॉ से ज्यादा हो जाता है इसकी वेपर प्रेशर,
तो वो पॉजिटिव डिविएशन होता है। और वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, इसका सबसे बड़ी रीजन मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। देखो सिंपल यही बात है कि आप अगर सिंपल कंटेनर एक सिंपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ से हमने सॉल्यूट को डाला, जैसे सॉल्यूट को डाला तो ए और बी क्या होता है, यहाँ पर स्मॉलर हो जाता है, किससे, ए और ए से और बी और बी से। अब जब ये दोनों स्मॉलर हो जाएगा, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में स्मॉलर हो जाएगा, सॉल्यूट सॉल्यूट से और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्योंकि ये वीक इंटरेक्शन हो जाता है, यहाँ पर ना वीक इंटरेक्शन हो जाता है। क्या होता है, वीक इंटरेक्शन, क्योंकि भाई स्मॉलर हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, तभी तो स्मॉल हुआ, वीक हो गया। अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो हम थोड़ा सा हीट देंगे, हल्का सा भी हीट देंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी। अब सिंपल मैं आपको समझाता हूँ, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा सॉलिड और एक लिक्विड, और आपने 10th में पढ़ा होगा या 11th में पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर के अंदर में, या मैटर के अंदर में मैटर कितने होते हैं, 5 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बोथ आइंस्टीन, कंडेंसेट होता है, लेकिन हम 3 की बात करते हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड जो होता है वो ठोस होता है, बहुत हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है, क्योंकि इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना, वो बहुत क्लोज होते हैं, बहुत पास होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और इतना हार्ड होता है ना कि आज इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होने की वजह से ये सॉलिड जो होते हैं वो ठोस होते हैं, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और इसको हम थोड़ा सा भी हीट दोगे ना तो वेपर नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड का है वो हार्ड है, तो वेपर नहीं बनने वाला। अब सेम कहानी आते हैं लिक्विड में। लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, इसके मोलिक्यूल दूर दूर होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, देखो दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से क्या होता है, इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं ना बहुत वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं। इसमें थोड़ा सा भी हीट दोगे, थोड़ा सा भी हीट देते हो ना इसमें, तो तुरंत वेपर बन जाता है। तो समझ जाओ जहां पर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिले तो समझ जाना वहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होती है, थोड़ा सा हीट देने पर वेपर प्रेशर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा हम हीट देते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाती है। जब वेपर प्रेशर बढ़ेगी तो यहाँ पर जब हीट दिए ना, तो हीट देने पर क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। और एंडोथर्मिक प्रोसेस होने के बाद डेल्टा एच जो होता है मिक्सिंग, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है 0 से, और वॉल्यूम भी क्या होता है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर वेपर ज़्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम जो होगा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ वॉल्यूम जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस केस में ध्यान रखना वॉल्यूम ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये देख सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट आर वीकर देन दोज इन प्योर सॉल्यूट एंड सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। तो वही बात है, ये वीकर हो जाता है जहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट, वहां पर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी। बस यही कहानी थी और कुछ नहीं। इसका कुछ एग्जांपल होता है, जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, वहां पर आपको दिया रखा है इथेनॉल और एसीटोन, ये एग्जांपल है। मैं थोड़ा सा बता दूं इसका एग्जांपल क्यों दिया गया है। इथेनॉल जो होता है, अब इथेनॉल थोड़ा इंटरेक्शन करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें आता है, ठीक है। इसके बीच में डायपोल डायपोल आता है, मतलब सेम डायपोल डायपोल, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आती है, लेकिन वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। क्या आती है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरेक्शन थोड़ा वीक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं नेगेटिव डिविएशंस की, ठीक है। नेगेटिव डिविएशन में सिंपल कुछ नहीं है, इसमें भी आप सेम कंटेनर यहाँ से ले लो, तो यहाँ पर सिंपल वही बात है। यहाँ पर आप सॉल्वेंट ले लेते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट लेते हैं, और यहाँ से हम सॉल्यूट को सिंपल क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे, ठीक है, सॉल्यूट को ऐड करते हैं बच्चे, तो जैसे हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ए और बी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ग्रेटर होता है, किससे, ए और ए से, और बी और बी से, समझे। तो यहाँ पर हो गया ए और बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये स्ट्रांग हो गया तो सेम किसकी तरह बिहेव करने लगा, सॉलिड की तरह। अब यहाँ पर हम हीट देने की कोशिश करेंगे तो वेपर नहीं बनती है, तो इस केस में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, और जब हीट रिलीज होती है तो डेल्टा एच मिक्सिंग स्मॉलर देन 0 से स्मॉलर होता है, और इसमें वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप हीट दोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं,
तो डाउन हो जाएगा वेपर प्रेशर, और जब हीट देने के बाद वेपर बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब हीट रिलीज होगा, तभी तो वेपर प्रेशर बनेगा, लेकिन बनेगा बहुत कम बनता है इसके कंपेरिजन में। तो यहाँ पर एंथैल्पी 0 से कम होती है, ठीक है, और यहाँ वॉल्यूम जो होती है ये भी 0 से कम होती है, लेस हो जाती है। तो ये केस यहीं पर आती है, पॉइंट समझने वाली बात यही थी। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर जो होती है वो बढ़ती है, और यहाँ वेपर प्रेशर जो होती है वो डिक्रीज करती है। यहाँ पर बढ़ती क्यों है भाई? क्योंकि वीक इंट्रैक्शंस है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है। यहाँ पर क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग केस में सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, और इसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगी, ठीक है। बस यही कहानी थी बच्चे। और इसका कुछ एग्जाम्पल होता, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। लेकिन इसके बीच में जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड बनाता है। अब कैसे बनाता है? यहाँ पर देखो, सी डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, और प्लस यहाँ पर क्लोरोफॉर्म क्या होता है? C पे 3 कोलिन आता है, कार्बन पे 3 कोलिन आता है, और एक हाइड्रोजन आता है, और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, लेकिन थोड़ा वीक था, वीक था। अब वीक होने की वजह क्या था? इसकी इंट्रैक्शन वीक थी, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पर इंट्रैक्शन वीक हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तभी तो देखो वीक इंट्रैक्शन होने की वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है ना, बस यही वजह थी। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस है, इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वह स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर यह स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, और इसकी वेपर प्रेशर कम हो जा रही है। आपको इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलती है, वहाँ पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, और आपको ऐसा दे रखेगा, पेयर दे रखेगा, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन, इस तरह से दे रखा होता है एग्जाम के अंदर में। ऑप्शंस आपको पहचानना है कि कौन सा पॉजिटिव डिविएशन है, कौन सा नेगेटिव डिविएशन है। पॉजिटिव डिविएशन मतलब वीक इंट्रैक्शन, और नेगेटिव डिविएशन मतलब स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, बस यही आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है, तो वहां पर क्या होगा? नेगेटिव डिविएशन होगा। और जहां पर डायपोल डायपोल की बात आती है, या लंदन डिस्पर्सन की बात आती है, जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है, तो वहां पर क्या होता है? वीक इंट्रैक्शन मतलब पॉजिटिव डिविएशन। ओके, अब बच्चे यहां पर हम बात करने वाले ग्राफ के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्राफ है ना बच्चे, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है, एक यहां पर देखो, ये एक पॉजिटिव डिविएशन है, ठीक है, ये पॉजिटिव डिविएशन है, और ये एक नेगेटिव डिविएशन है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि ये ग्राफ जो है आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आती। लेकिन पॉजिटिव डिविएशन या नेगेटिव डिविएशन ग्राफ में आपको बताता हूं। देखो, सिंपली मैंने बताया कि पॉजिटिव डिविएशन के अंदर में क्या था? वीक इंट्रैक्शन। यहां समझो बेसिक चीजें, वीक इंट्रैक्शन, ओके। नेगेटिव डिविएशन क्या था? आपको क्या था भाई? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, हाँ, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, बस कहानी तो यहीं पर है। अब वीक इंट्रैक्शन आपको पता है, वीक इंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? ए और बी के बीच में, सॉलिड और सॉलिड के बीच में वीक इंट्रैक्शन था, वहां पर वेपर प्रेशर क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। और जब वेपर प्रेशर बढ़ेगी तो ये देखो, ये लाइन जो है ना, ये लाइन, ये एक लाइन किसकी है? सॉलिड की, सॉरी, ये जो लाइन जो है ना, किसकी लाइन है? ये एक रॉल्स लॉ की लाइन है, जो जहां पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलती है, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल जाती, वहां पर सॉलिड सॉल्वेंट की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बराबर होता है, जैसे किसमें? आइडियल में था, ठीक है। अगर वो बराबर नहीं होता है तो क्या होता है? अगर उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगी तो इसकी डिविएशन वो इस तरह से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, कहानी यही था ना, मैंने आपको बताया था रॉल्स लॉ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा रॉल्स लॉ की कहानी, तो उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके ग्राफ को भी एक्सप्लेन किया हो, तो वहां समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा क्या पर कहानी थी, मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर वेपर प्रेशर है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर वेपर प्रेशर है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर P1 है, पहला की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक मोल फ्रैक्शन अगर 0 है तो समझ जाओ, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 0 है तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट यहाँ पर है ही नहीं, सॉल्वेंट नहीं है। जब सॉल्वेंट नहीं होगा तो अगर हम उसको हीट करेंगे तो वेपर प्रेशर बहुत कम होगा, यहाँ वेपर प्रेशर बहुत कम होती है। जैसे सॉल्वेंट बढ़ती है, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह 1 पे आती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है 1 से ज़्यादा नहीं होती, 1 से कम होती है, 1 के बराबर होती है। जब 1 के बराबर होती है, यहाँ पर 100% सॉल्वेंट हो जाती है। अब जब 100% सॉल्वेंट होगा तो सिंपल है भाई,
सिंपल है, थोड़ा सा हिट दोगे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो वेपर प्रेशर है ना, यहाँ पे देखो बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, यहाँ पर देखो इंक्रीज, यहाँ वेपर प्रेशर कितना कम है, बहुत कम है, क्योंकि अब सॉल्वेंट बहुत कम है। तो सेम कहानी P1 का था। अब यहाँ P2 को देखो, यहाँ पर X2 का कहानी सेम यहीं पर है। यहाँ पर आपको सॉल्वेंट है ही नहीं, तो वेपर प्रेशर बहुत कम है, यहाँ पर सॉल्वेंट है 100%, तो यहाँ वेपर प्रेशर देखो कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा है ना। तो यही बात है। लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं पॉजिटिव डिविएशन की, क्योंकि यहाँ वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज कर रही है, तो इसका जो होगा ये ना जा करके वो इसकी डिविएशन ऐसे आएगी, इंक्रीज करेगी, और P1 का भी इंक्रीज करेगी, और P2 का भी इंक्रीज करेगी, और P टोटल का भी इंक्रीज करेगी। तो यही आपको जो लाइन दे रखा है ना, जो ये एक्चुअल लाइन है, ये जो दे रखा है ना डॉट डॉट वाला लाइन, जो ब्लू लाइन में दे रखा है, ये एक्चुअल लाइन है रॉल्स लॉ का। लेकिन जब वेपर प्रेशर बढ़ती है ना, तो ये आपको जो एक्स्ट्रा लाइन अब दिख रहा है, ये ऑरेंज का, ये वाला ये डिविएट हो रहा है, ये बढ़ रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ रही है वीक इंटरेक्शन की वजह से। तो ये ग्राफ भी आपकी बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो जाएगा, जो रॉड्स ला एक्सपेक्टेड है ना, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यही है पॉजिटिव डिविएशन की ग्राफ, ठीक है। नेगेटिव डिविएशन की ग्राफ जो है कुछ कहानी यही बताती है कि सेम कहानी यही है, X10 मैंने आपको बताया वही सेम कहानी है। यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं है मोल फ्रैक्शन, तो इसलिए 0 वेपर प्रेशर है। यहाँ पर 100% सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, और सेम कहानी यहाँ पर भी है ना। यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने की वजह से वेपर प्रेशर कम गया है, डिक्रीज कर गया है। तो जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, जो एक्सपेक्टेड जो वेपर प्रेशर हो रहा था मोल फ्रैक्शन का, मतलब जो एक्सपेक्टेड हो रहा था रॉल्स लॉ का, उससे कम आएगा, क्योंकि भाई वेपर प्रेशर यहाँ पर कम हो रही है, तो कम आ गया। तो P1 का भी यहाँ पर कम आ गया, और P2 का भी यहाँ पर देखो ये कम जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हो ऑरेंज से देखो कलर वाला, ये भी कम आ रहा है, एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है। यहाँ पे देखो जो P टोटल ये है, P टोटल ये जो है ये एक्सपेक्टेड है, रॉल्स लॉ एक्सपेक्टेड है, लेकिन इससे भी कम आ रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम है। और क्यों कम है बच्चे? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो रही है, सॉलिड के बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो रही है, जिसकी वजह से ही ये क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रही है। और जब वेपर प्रेशर कम होगी, तो जो रॉल्स लॉ का जो वेपर प्रेशर लिनियर होता है, उससे क्या होगा, एक्सपेक्टेड से कम हो जाती है, इसलिए इसका ग्राफ नीचे जाएगा और इसका ग्राफ ऊपर जाएगा। बस यही कहानी थी जो आपको समझाने वाला था। और आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आई होप बहुत ज़्यादा आपको समझ में आई होगी। जो बच्चे अभी तक कॉन्सेप्ट में जो फंसे पड़े थे, जो अभी तक उसके दिमाग में ये था कि आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करती है और नॉन आइडियल रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करती, जो रट्टा लगा के बैठे थे, अगर उनको समझ में आ गया होगा, इसके आगे भी कुछ कहानी होती है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में आप कर लोगे। जहां से भी एग्जाम से क्वेश्चन आए, या नीट का हो, जेई का हो, स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, किसी बोर्ड का हो, आप क्वेश्चन इजी वे में कर लोगे। आप एक बार देख के जरूर जाना वीडियो को, अगर आप देख रहे हो तो पूरा जरूर देख के जाना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप देख के आए हो तो मुश्किल हो जाएगा। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को वॉच कर लिए हैं, तो उसके लिए मेरे तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को जरूर लाइक करते जाना, और जो नया चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सी टॉपिक वीडियो चाहिए, कौन सी टॉपिक आपको वीडियो रिक्वायरमेंट है, जरूर बताना। मैं आपको जरूर लेके आऊंगा उस वीडियो को सोल्यूशन, और बहुत ईजी वे में कॉन्सेप्ट से NCERT लेवल में ब्रेक डाउन करूंगा, बहुत ईजी लेवल में आपको ब्रेक डाउन करूंगा, ताकि आपको NCERT बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद।